ओके, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज संजीत, मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड सर्टिफाइड सक्सेस कोच। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो दुनिया भर के अलावा पाकिस्तान से बाहर जितने भी सारे ममालिक हैं उनमें ये टॉपिक बड़ा हॉट है, जिसपे लोग बात करना चाहते हैं, लोग इंप्लीमेंट करना चाहते हैं स्ट्रैटेजीज को। वो टॉपिक है आज हमारे पास द एंटरप्रेन्योरियल पर्सपेक्टिव, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। बहुत सारे नौजवान जब यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं तो हमेशा नौकरियों, एम्प्लॉयमेंट की क्या करते हैं, रोना धोना करते हैं। तो उन रोने धोने वाले लोग क्या सोचते हैं कि मैं 50,000 की सैलरी चाहता हूँ, 60-70,000 की सैलरी चाहता हूँ, लेकिन वो 50-60 हजार वाली सैलरी में खुश नहीं रहना चाहते। वो कौन होते हैं? वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं? वो लोगों के लिए नौकरियां पैदा करते हैं, नौकरियां बनाते हैं। वो इसलिए नौकरियां बनाना चाहते हैं क्योंकि वो 50-60 हजार की जिंदगी नहीं गुजारना चाहते, वो लोगों के ख्वाब को पूरा करना चाहते हैं। आज मैं एक फेसबुक पे एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, तो उस स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि जो तनख्वाह एक मुलाजिम को दी जाती है, तनख्वाह एक मुलाजिम को दी जाती है, वो एक रिश्वत है। वो रिश्वत इस बात की है कि आप अपने ख्वाब को तोड़ दीजिए, आप अपने ख्वाबों को जला दीजिए और दूसरे के ख्वाबों को क्या कीजिए, पूरा कीजिए। जी हाँ, नौकरी जो है एक हद तक बहुत अच्छी बात है, नौकरी जो है सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कामयाब और खुशहाल जिंदगी एक ही आदमी गुजार सकता है। वो कौन है सर? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर को मजीद समझने के लिए हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन दो डिफरेंसेस मैं आपको समझाना चाहता हूं, एंटरप्रेन्योर वर्सेस एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर हमेशा सोचता है कि मैं लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। He is always trying to solve the problem because he believes in himself and he believes what he has done. वो जो प्रोडक्ट तैयार करता है, जिस प्रोडक्ट के बारे में वो सोचता है, वो जो प्रोडक्ट डिजाइन करता है, उसे यकीन होता है कि इस प्रोडक्ट से लोगों के मसले मसाइल हल हो सकते हैं। उसी वक्त, उसी समय एंटरप्रेन्योर पता है क्या करता है? एंटरप्रेन्योर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट मेकिंग मनी। वो सारा दिन पैसा बनाने की बातें करता है, पैसा बटोरने की बातें करता है। जो इंसान सारा दिन पैसा बटोरने की बातें करे, वो कैसे लोगों के मसले मसाइल हल करेगा। और उसी वक्त एंटरप्रेन्योर, दूसरी पॉइंट हम बताने जा रहे हैं, एंटरप्रेन्योर जो है वो कभी किसी से नहीं डरता, बिकॉज he has no fear of a failure. उससे नाकामी से डर नहीं लगता। लेकिन उसी वक्त एंटरप्रेन्योर क्या करता है? अफ्रेड ऑफ फेलियर। उससे बार बार डर लगता है कि मैं रिस्क लूं या नहीं लूं। अगर मैं रिस्क ले गया तो मेरा लॉस हो जाएगा, रिस्क ले लिया तो मेरा कैपिटल खत्म हो जाएगा। लेकिन एंटरप्रेन्योर कभी ऐसा नहीं सोचता। वो कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क वो है जो रिस्क ना लिया जाए। रिस्क लेना ही दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? अच्छा अटेम्प्ट होता है। और उसी वक्त पॉइंट नंबर 3 में हम बात करेंगे, एंटरप्रेन्योर पता है क्या कहता है? एंटरप्रेन्योर टेक एडवाइसेस फ्रॉम द अदर्स। एंटरप्रेन्योर क्या करता है? लोगों से सजेशंस लेता है, एडवाइसेस लेता है कि ये जो स्टेप मैं लेने जा रहा हूं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसका फ्यूचर वैल्यू क्या होगा। आज इसकी फेस वैल्यू फॉर एग्जांपल 100 रुपी है, तो फ्यूचर में जाके इसकी वैल्यू क्या होगी। वो अपने मेंटर से, कोचेस से, सीनियर से, मैनेजर से, लीडर से सबसे यही सवाल करता है कि ये जो मैं काम करने वाला हूं उसका मुस्तकबिल क्या होगा। वो सिर्फ अपनी नहीं मानता, लोगों से भी पूछता है, अपने एम्प्लॉय से पूछता है, अपने कस्टमर से पूछता है कि क्या बेहतर हो सकता है, मजीद इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन उसी वक्त एंटरप्रेन्योर क्या करता है? He never takes advices from anyone because he thinks I am the person who can make decisions. मैं ही ऐसा बंदा हूं जो फैसले कर सकता हूं। वो एंटरप्रेन्योर है सर, वो एंटरप्रेन्योर बन ही नहीं सकता। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 पे हम बात करेंगे, जो एंटरप्रेन्योर सोचता है, फोकस ऑन आइडिया देन द इन्वेस्टमेंट। वो हमेशा आइडिया पे फोकस ज्यादा करता है, इन्वेस्टमेंट पे फोकस नहीं करता, बिकॉज आइडिया बेहतर हो गया, इन्वेस्टमेंट खुद ब खुद चली आएगी। उसके बाद उसी समय एंटरप्रेन्योर क्या कहता है? फोकस ऑन गेटिंग इन्वेस्टमेंट। और वो आइडिया पे इतना फोकस नहीं करता, हमेशा रोना धोना धोता है कि मेरे पास कहीं से पैसे आ जाए, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर लूं, या फिर कोई मुझे पैसा दे दे तो मैं पार्टनरशिप पे कोई बिजनेस स्टार्ट कर दूं। सर, यू आर अ एंटरप्रेन्योर, यू आर नॉट एन एंटरप्रेन्योर। और पॉइंट नंबर 6 पे बात करते हैं, जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अपने आइडियाज को ट्रांसफॉर्म करता है, किसमें? बिजनेस में। और उसी वक्त एंटरप्रेन्योर क्या करता है? फेल्स टू इंप्लीमेंट हिज आइडिया
into a monetary business or into the good business. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एंटरप्रेन्योर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन में सोचता है। उसी समय जो एंटरप्रेन्योर होता है वो एक डायमेंशन में नहीं सोचता, वो 3 डायमेंशन में सोचता है। वो 3 डायमेंशन क्या है? वो प्रेजेंट को सोचता है, पास्ट की गलतियों को दोबारा रिपीट नहीं करता, अपने प्रेजेंट को देखकर क्या करता है? फ्यूचर के डिसीजंस बनाता है। आज जो एंटरप्रेन्योर होता है वो 0 डायमेंशन में सोचता है। He does not believe, he has no belief in the past. He is fearing in the present and he is completely failed to implement his idea for the future projects. So ये गलती करता है कौन? एंटरप्रेन्योर। और अच्छा कौन करता है? एंटरप्रेन्योर। 3 dimension versus many more things. Thank you very much. और अभी हम बात करेंगे मजीद एंटरप्रेन्योर के बारे में, और एंटरप्रेन्योर के बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि एंटरप्रेन्योर ना सिर्फ अपनी जिंदगी को खराब करता है बल्कि आने वाले जनरेशन को भी क्या कर देता है? जाया कर देता है। तो आइए हम अब बात करते हैं किस पे? The entrepreneurial perspective, creativity and innovation. इसको मजीद समझने से पहले हम आपको एक पॉइंट बताते हैं किसका? वॉरेन बफे का। वॉरेन बफे क्या कहता है? Price is what you pay, value is what you get. Of course इस कोटेशन से आप मजीद जो समझना चाहेंगे वो आगे वाली स्लाइड में होगा। और इसी के साथ साथ एक मार्क ज़करबर्ग की स्टेटमेंट मैं आपको सुनाना चाहूंगा। The biggest risk is not taking any risk. In a world that is changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking any risk. This is the beautiful quotation quoted by the billionaire, the youngest billionaire, Mark Zuckerberg. अब हम बात करें किस पे? आइडिया, प्लान एंड एक्शन और मजीद अंडरस्टैंडिंग एंटरप्रेन्योरियल पर्सपेक्टिव इन इंडिविजुअल्स, डेवलपिंग क्रिएटिविटी, अंडरस्टैंडिंग इनोवेशन, एथिकल एंड सोशल रिस्पांसिबिलिटी चैलेंजेस फॉर द एंटरप्रेन्योर्स। और हम बात करेंगे कि एंटरप्रेन्योर बेसिकली होता क्या है। एंटरप्रेन्योर के बारे में मैंने चंद जो है डेफिनेशंस लिखी हैं जो सामने स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रही है। एंटरप्रेन्योर कहता है I sacrifice, मैं कुर्बानी देता हूं अपने आज की, मैं कुर्बानी देता हूं अपने वक्त की, मैं कुर्बानी देता हूं अपने रिश्तों की, क्योंकि जब तक मैं उनकी कुर्बानी नहीं दूंगा मैं एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकता। वो कहता है I'm a hard worker, I'm a smart worker because I believe in dedication, I believe in efficient work। उसी टाइम वही कहता है I'm a professional, I'm building my empire। मैं किसी पर डिपेंड नहीं करता, मैं अपना एम्पायर खुद बनाऊंगा। I'm the master of the destiny, I am an entrepreneur। मैं एंटरप्रेन्योर हूं। एंटरप्रेन्योर की इतनी सारी बातें सुनने के बाद मुझे खुद को भी मोटिवेशन होती है, और जब ये आप बातें सुनेंगे आपको भी मजीद इससे इंस्पिरेशन मिलेगा कि एक एंटरप्रेन्योर ना सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटस को समझता है, ना सिर्फ वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी बनाता है, बल्कि वो सॉफ्ट स्किल्स को, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को, लीडरशिप को, मार्केटिंग मैनेजमेंट को, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इन सब बातों को क्या करता है? मर्ज करता है। तब जाके एक एंटरप्रेन्योर बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर बनता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स से बात करेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज को समझना बहुत जरूरी है। आपको फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो पहला सबसे टर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट कॉल कैपिटल। द फर्स्ट एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी कहां से आएगी? आइडिया अगर आपका तैयार हो गया और आइडिया बेचना आता है तो इन्वेस्टमेंट की परवाह मत कीजिए, इन्वेस्टमेंट आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट और कैपिटल के अंदर कौन कौन से सब वर्ड्स आते हैं, अब हम उस पर बात करेंगे। पर्सनल फंड्स जो आप जो यूटिलाइज कर सकते हैं, पर्सनल फंड्स प्लस लोन्स, बोरोइंग फ्रॉम इंडिविजुअल्स फ्रॉम द बैंक्स, और लोन्स ले सकते हैं आप थ्रू मॉर्गेज, प्लेज, हाइपोथिकेशन एंड ईडीसी। आप इन तरीकों से क्या कर सकते हैं? लोन ले सकते हैं और ये लोन लेकर आप अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस जो रिबा फ्री होता है, इट्स मुदारबा, मुशारका एंड इजारा, दीज आर आल्सो द मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग। अभी हम बात करेंगे इस पे एसेट्स पे। एसेट्स को समझना बहुत जरूरी है। आपको बिजनेस रन करना है, यू मस्ट हैव अ कैश एंड अ बैंक बैलेंस, द प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, स्टॉक्स, अकाउंट रिसीवेबल्स, सिक्योरिटीज, बिल्डिंग, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ये सारे टर्म्स को आपको समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये मैं इसलिए ये वर्ड्स बता रहा हूं बिकॉज बिफोर यू गोइंग इनटू द बिजनेस you need to learn about these all terminologies which I've explained earlier, and these are mentioned on the slide as well. और
तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए पॉइंट है वो क्या है, एक्सपेंसेस। इन एक्सपेंसेस को समझना और इन एक्सपेंसेस को यूटिलाइजेशन का मेथड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्सपेंसेस में क्या आता है, इट्स ऑल अबाउट द रेंट। अगर आपकी प्रॉपर्टी अपनी नहीं है और प्रॉपर्टी आपने रेंट आउट की है तो रेंट को समझना, उसके एग्रीमेंट और उसके प्रॉपर जो प्रोपोजिशंस होती है उसको समझना बहुत जरूरी होता है। सैलरीज एंड अक्रूड सैलरीज, सैलरीज जो आपने पे कर दी, अक्रूड सैलरीज टू बी पेड, अभी तक आपने पे नहीं किया, आगे जाके पे करेंगे, उसको समझना बहुत बहुत जरूरी है। और वेजेस, इंटरेस्ट, अगर आपने लोन लिया है तो इंटरेस्ट आपको पे करना है, उसको समझना बहुत जरूरी है। और ट्रांसपोर्टेशन, अदर ऑफिस एक्सपेंसेस जो इनकर के जाते हैं उनको मैनेज करना बहुत बहुत जरूरी है। अभी हम बात करते हैं कि इस पे लायबिलिटी पे, जो लोन्स आपने ऑलरेडी लिए हैं उनको लायबिलिटी कहा जाता है। लायबिलिटी दो तरह की होती है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। और उसके बाद क्या होता है, अकाउंट्स पेबल्स। अगर आपने किसी सप्लायर से माल उठाया है, आपने पैसे पे नहीं किए और उसकी जो पैसे पे करने हैं उसको हम क्या कहेंगे, अकाउंट्स पेबल्स। और उसके बाद हम आप पांचवा जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इनकम एंड रेवेन्यू। इनकम एंड रेवेन्यू क्या होता है, इनकम एंड रेवेन्यू इक्वल्स टू सेल्स माइनस कॉस्ट। जितनी आपने सेल्स अर्न की है उसमें से कॉस्ट को माइनस कर दीजिए, उतना आपका इनकम हो जाएगा। और रेवेन्यू को अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्वांटिटी दैट यू मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड मल्टीप्लाई बाय प्राइस, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रेवेन्यू। अब इन टॉपिक्स के बाद हम बात करेंगे किस पे, 4Ps पे। 4Ps बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मार्केटिंग, मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी में बहुत जरूरी होता है। इसके बगैर कोई बिजनेस ना चल सकता है। इसकी अंडरस्टैंडिंग के बगैर आप हमेशा गलती करेंगे। उन 4Ps में से सबसे इंपॉर्टेंट P क्या है, इट्स ऑल अबाउट प्रोडक्ट। इट्स ऑल अबाउट प्रोडक्ट। तो आपका कंफ्यूजन ये हो गया सर कि ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगी तो उसमें तो प्रोडक्ट आता है, लेकिन जब हम सर्विसेज की बात करते हैं उसमें तो कोई प्रोडक्ट नहीं होता। तो याद कीजिए, हम सर्विसेज को भी प्रोडक्ट कहते हैं। कि अगर एक ऑडिट एंड फाइनेंस कंपनी है, वो किसी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो वो कह सकती है कि दिस इज माय ऑडिट प्रोडक्ट। जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर कोई वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, वो अपने लायबिलिटी को भी प्रोडक्ट कहते हैं, अपने एसेट्स को भी प्रोडक्ट कहते हैं, अपने लोन्स को भी प्रोडक्ट कहते हैं। तो यस, वी कैन रेफर द सर्विसेज एज अ प्रोडक्ट। अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो ही आप अपना बिजनेस जो है आगे मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओनली आइडिया कैन नॉट बी द ओनली अटेनमेंट ऑफ द सक्सेस और अदर थिंग्स। जो प्रोडक्ट आपका है, अगर आपके पास प्रोडक्ट है, उसी की मार्केटिंग होती है, प्रोडक्ट है वो ही बिकता है, प्रोडक्ट है जिसको लोग खरीदते हैं। विदाउट प्रोडक्ट यू कैन नॉट स्टार्ट, नॉट एंटर into the world of a business. Let's talk about a new important topic about which is more important, as much as important for the product. अब हम बात करेंगे किसकी, प्लेस की। आपके पास प्रोडक्ट तो है, लेकिन आपको ये बिल्कुल नहीं पता कि मेरा प्रोडक्ट किस जगह के लिए इस्तेमाल होगा, किस जगह पे ज्यादा बिकेगा, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर मेरा प्रोडक्ट बिकेगा। एक एग्जांपल देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कि देखिए, जैसे कि हम लंदन की बात करते हैं या वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं जो बहुत ठंडे इलाके होते हैं, और अगर हम बात करें जून जुलाई में अगर वो हमें एयर कंडीशन बेचना है तो वो आपके लिए बहुत ही गलत मार्केट है। बिकॉज उन दिनों वहां पर क्या होता है, वो बहुत ठंड होती है, मे बी लंदन में ना हो। और अगर हम बात करें कंडीशन की, एयर कंडीशन जो है इन ठंडे इलाकों में नहीं बिक सकता। अंटार्कटिका में अगर हम क्या करें, एयर कंडीशन की इंडस्ट्री लगाएंगे तो वो क्या चलेगी, वो कभी नहीं चलेगी। बिकॉज प्रोडक्ट तो है लेकिन हमने जगह बहुत गलत ढूंढी। अगर हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक हीटर्स की या गैस हीटर्स की, और अगर हम क्या करें वो वेस्ट इंडीज में बेचें या फिर हम बहुत जो गर्म इलाके होते हैं वहां पर बेचें या पाकिस्तान में गर्मियों में बेचें, तो उसकी सेल बिल्कुल नहीं होगी, जीरो सेल्स होगी। बिकॉज गर्मियों में हीटर्स परचेज नहीं किए जाते। मींस पाकिस्तान गलत जगह है अगर आप जो हीटर्स बेच रहे हैं गर्मियों में। तो these are the examples to understand क्या का आपका प्रोडक्ट है और किस जगह के लिए बना है। और अगर हम बात करें कि अब तो चाइनीज हमारे मुल्क के अंदर आ गए हैं, अगर हम बात करें कि हम रशियन फूड का होटल यहाँ पर बना दें, स्पेन फूड का होटल जहाँ बना दें और उस पर लाखों करोड़ों रुपए लगा दें, क्या बिजनेस रन होगा? तो यकीन मानिए उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो वैल्यू होगी। बिकॉज द प्रोडक्ट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, द प्लेस इज रॉन्ग। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है लेकिन उसकी जगह क्या है, बिल्कुल सही नहीं है। उस प्लेस के बाद हम तीसरा पी पे बात कर रहे हैं, वो है प्राइस। अगर आपके पास प्रोडक्ट है और उसकी आपने जगह भी डिसाइड कर दी, नाउ यू हैव टू सेट द प्राइस। प्राइस हमेशा कैसे सेट होती है,
प्राइस हमेशा सेट होती है कि आपकी जितनी कॉस्ट आई है प्रोडक्ट पे, आपने जितने लोन्स लिए हैं वो भी, उसकी जो कॉस्ट है वो भी इसमें आप ऐड करेंगे, इनकर करेंगे, और जितनी सारी कॉस्ट आपके पास इनकर हो रही है सबको ऐड कीजिए और उसके पास अपना मार्जिन रखिए 10%, 20%, 30%। इट्स अप टू यू आप कितना मार्जिन रखते हैं। और याद कीजिए जो प्राइस होती है प्रोडक्ट की वो दो तरीके की होती है, एक होती है प्राइस स्किमिंग, दूसरा क्या होता है प्राइस पेनिट्रेटिंग। पेनिट्रेटिंग प्राइस क्या होती है, वो कंपनी डिसाइड करती है कि हमें मार्केट में क्या करना चाहिए, घुसना चाहिए। वो इतना ज्यादा मार्जिन नहीं रखती, वो कम मार्जिन रखती है और कम मार्जिन में क्या करती है मार्केट में घुस जाती है, उसको इतना प्रॉफिट नहीं होते, और जब उसकी डिमांड बहुत बढ़ जाती है आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्राइस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और दूसरा टर्म जो है प्राइस का वो क्या है, प्राइस स्किमिंग। वो ऐसा प्रोडक्ट कंपनी लेकर आती है जो मार्केट में ऑलरेडी पहले नहीं होता, उसका मार्जिन 500% ज्यादा होता है। जैसे कि छोटी सी सिम आई थी पहली मर्तबा, उसकी कॉस्ट 30 से 35 हजार रुपए थी, और उसकी बनने की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, 10-20 रुपए शायद बहुत मुश्किल से होगी। लेकिन उन दिनों सिम कार्ड्स किसी के पास नहीं होते थे, इनिशियली उसकी कॉस्ट 30 से 35 हजार होती थी। तो कंपनियां आई और लाखों अरबों रुपए प्रॉफिट उसमें से अर्न किया। दैट वाज कॉल्ड व्हाट, प्राइस स्किमिंग। वो इनिशियल लेवल पे इतना कमा चुके होते हैं, आगे जाके उनको इतना प्रॉब्लम नहीं होता। सो लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है कि जो दिखता है वही बिकता है। आपको मैं बात बताई जाए कि कंपनियां जो है अपने बजट का, अपनी जो है ना कंपनी की बजट का तकरीबन 40 to 45% प्रमोशंस पे लगाते हैं, क्योंकि जब दिखेगा नहीं तो वो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। जितनी भी चाहे अच्छी प्रोडक्ट हो अच्छी जगह पे आप भेजें, और उसकी जो है जो प्राइसिंग भी ठीक रख दें। जब तक आप उनको टेलीविजन पे, पेपर पे, न्यूज पे या फिर उनको सोशल मीडिया पे उनके प्रमोशन नहीं करेंगे तो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट नहीं होगी। जब तक अवेयरनेस क्रिएट नहीं होगी आपका मार्केट में प्रोडक्ट नहीं बिकेगा या तो बहुत कम बिकेगा। दिस ऑल पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप। और मजीद जो मैंने एक्सप्लेन किया है पार्ट 2 के अंदर, और पार्ट 2 में आप सीखेंगे कि कारोबार कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है और कारोबार कैसे आगे बन सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पार्ट 2 जब आप देखेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 को मर्ज करेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे, तो मैं समझता हूं आपका कारोबार जो जहन है वो मजीद क्या होगा, बेहतर होगा। सो थैंक यू वेरी मच।